अरे यार मैंने तो मैडम बराबर जी फोन कहने क्यों करवा रहे सुबह सुबह। यार ये अलार्म नहीं तो विजय की कॉल थी। क्या हुआ? सुबह सुबह विजय की कॉल कैसे? हेलो। अरे यार मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ। हाँ विजय यार मैं नींद में था, तेरी कॉल उठा नहीं सका इस वजह से। और मेरी यहाँ नींद उड़ी पड़ी है। लेकिन हुआ क्या, कुछ बताएगा? यार तू एक काम कर, तू 9 बजे तक मेरी दुकान पर आकर मिल, मैं तुझे सब बात यही बताता हूँ। यार विजय तुझसे दोपहर बाद आके मिल लूँ अगर कोई दिक्कत ना हो तो। आज मेरी ड्रीम जॉब का इंटरव्यू है। तू एक काम कर, तू अपना इंटरव्यू दे के आ। मुसीबत मुझ पे आई है ना तो मैं ही झेलूंगा। फोन काट दिया, लगता है विजय किसी मुसीबत में है। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इंटरव्यू का क्या है, इंटरव्यू तो 6 महीने बाद फिर दोबारा दे देंगे। कंपनी हर 6 महीने में इस जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है। हाँ विजय ठीक है, 9 बजे मैं तेरी दुकान पे आके मिलता हूँ, वहीं मिलकर बात करेंगे। ठीक है, मैं तेरा दुकान पर इंतजार कर रहा हूँ, तू वहीं आ। ओके ओके। कमाल है यार, मुझे यहाँ बुला के खुद गायब है, दुकान भी बंद है, पता नहीं माजरा क्या है। यार मैं तेरी दुकान के बाहर खड़ा हूँ, तू भी गायब है, तेरी दुकान भी बंद है। पता है ना तुझे कितना जरूरी काम छोड़ के आया हूँ मैं। हद है यार, कहाँ है तू? यार मैं बहुत जल्दी में था और मैं यहाँ सीधा बिजली घर पर आ गया। यार तू एक काम कर, तू अब यहीं बिजली घर पर आ जा। यार मैं हड़बड़ाहट में तुझे बताना भूल गया और तुझे साथ लाना भूल गया। तू एक काम कर, जल्दी यहाँ आ जा, मैं यहीं खड़ा हूँ। अरे यार देख भाई, मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर तू मुझे अपना यार समझता है, अपना दोस्त समझता है तो आ जा, नहीं तो कोई बात नहीं। आ तो रहा हूँ ना। यार विजय से क्या आफत आ गई जो तेने इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे? यार राहुल बात ही कुछ ऐसी है, तू एक काम कर, तू स्कूटी बैठ पहले, तुझे मैं रास्ते में बताऊंगा सारी बात। लेकिन बात क्या है बता तो सही, चलना कहाँ है? अरे यार तू पहले स्कूटी बैठ, मेरी बात भी सुन ले यार। यार सुबह से तेरी ही सुन रहा हूँ, ये बता जाना कहाँ है? देख भाई, हमें वर्द आश्रम जाना है और वो आश्रम इसी बिजली घर के पीछे है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। चल चलते हैं। वर्दाश्रम? लेकिन क्यों? पिताजी कहाँ है तेरे? यार उन्हें देखने ही जाना है आश्रम में। उन्हीं को देखने? यानी तेरे पिताजी वृद्धाश्रम में? हाँ शायद वही हो। इसका मतलब तेरे पिताजी घर नहीं है, वृद्धाश्रम में? तुझे शर्म नहीं आई? तेरे होते हुए तेरे पिताजी वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं वहाँ? अरे प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहा है मेरा बाप वहाँ, तुझे क्या मतलब है इससे? तुझे मेरे साथ चलना या नहीं ये बता। चलते रही हूँ तेरे साथ, और चलने को ही आया हूँ। जहाँ तू ले चलेगा वहीं चलूंगा, पर तुझसे सारी बात पूछ के चलूंगा। पहले पूछ, पहले तो बात ही पूछ। पहले मुझे सारी बात बता, क्या बात है? बैठ के बात करते हैं। बैठ, सारी डिटेल लेकर चलेगा पहले ही। बिल्कुल सारी नंबर डिटेल। क्या अंकल जी आप सुबह ही घर से गए? नहीं, वो सोमवार से घर से निकले हुए हैं। सोमवार? यानी आज 4 दिन हो गए अंकल जी को घर से गए हुए। तुझे आज फुर्सत मिली उन्हें ढूंढने की? भाई वाह, 4 दिन हो गए अंकल जी गए हुए घर से। आज तूने उन्हें रोका भी नहीं, तूने ढूंढने भी नहीं गया आपसे पहले। अब क्या गारंटी है 4 दिन बाद वो वहीं मिले? ऐसा है, वे वहीं मिलेंगे। जब वो घर से गए थे ना, पूरे इत्मीनान के साथ गए थे, मेरे बच्चों को लाड़ प्यार करके और मेरी बीवी से लड़कर, और ये कह कर गए थे कि अब तुम्हारी मेरी बनेगी नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। और जाते टाइम ये भी कहा था, मैं बिजली घर के पीछे जो वृद्धाश्रम है उसमें जा रहा हूँ, अगर कभी मिलने का मन करे तो वहां जाना मुझसे मिलने। अब तू उनसे खाली मिलने जा रहा है या फिर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें वापस लेने जा रहा है? घर वापस लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। थक गया मैं उस आदमी से। उस आदमी के साथ मैं जीवन में कभी नहीं रह सकता। जब भाई तुझे उन्हें लाना नहीं, फिर तू क्यों परेशान घूम रहा है? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? मेरा भी काम छोटा हो दिया। तेरा मकसद क्या है आश्रम जाने का? ऐसा है, मैं तो सिर्फ कंफर्म करने जा रहा हूँ वो आश्रम में है भी या नहीं। क्यों, चिंता हो रही है पिताजी की? हाँ चिंता तो हो रही है, पर पिताजी की नहीं, अपनी। अपनी? हाँ अपनी। ऐसा है, जब मैंने तुझे सुबह कॉल करी थी ना, तो उस फोन से पहले मेरे पास कोतवाली से एक दीवान जी का फोन आया था। तो इन दीवान जी ने कहा अपने पिताजी से बात कराओ। मैंने कह दिया पिताजी घर पर नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम गए हैं। तो दीवान जी ने कहा वृद्धाश्रम पहुंचकर अपने पिताजी से बात कराओ। वो कहने लगे तुम्हारी थाने में शिकायत आई है
कि तुमने अपने पिताजी को कहीं गायब कर दिया है या उनको मारकर उनकी लाश को कहीं छुपा दिया है। अगर सुबह 10 बजे से पहले पहले तुमने अपने पिताजी से बात न कराई ना तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा काम कर दिया जाएगा। यार 10 बजे तक कोतवाली से फिर से फोन आ जाएगा, इसलिए मैंने ढूंढने निकला हूँ। और इस परेशानी की घड़ी में मुझे तेरी याद आई। मुझे लगा कि एक तू ही मेरा ऐसा यार है जो इस घड़ी में मेरी मदद कर सकता है। हद है यार, 4 दिन बाद याद आई तुझे अपने पिताजी, वो भी जब कोतवाली से फोन आया, जब तेरी फटी। अब तुझे पिताजी की याद कहाँ आ रही है? अब तो फटी के ढोल बज रहे हैं। ऐसा है यार, जिस दिन तेरे पिताजी घर से गए थे उसी दिन तुझे उनकी खबर लेनी थी, तो वृद्धाश्रम पहुंचे हैं या नहीं, क्या पता वो ना वहाँ मिले। अगर अब वो आश्रम में नहीं मिले तो क्या होगा? ऐसा है, जब से कोतवाली से फोन आया ना मेरी तो तभी से फटी पड़ी। तू मत फाड़ और मेरी। ऐसा है, चल पिताजी को ढूंढने चल। ये वर्द आश्रम किधर है? देखिए, आपने जो हमें नाम बताया है, इस नाम का आदमी हमारे आश्रम में नहीं है। मैंने रजिस्टर में सारे एंट्री चेक कर लिए। देखिए, अपने पिताजी को कहीं और ढूंढिए, कहीं यहाँ नहीं। क्यों नहीं है यहाँ पे? कहाँ ढूंढे मैं उन्हें? जब मेरे पिताजी घर से निकले थे वो ये कहकर निकले थे कि मैं इसी आश्रम में जा रहा हूँ, तो मैं उनको कहीं ढूंढूंगा ना। कहाँ ढूंढूंगा मैं उन्हें? होश में आ विजय, अपनी झुंझलाहट इन पे क्यों उतार रहा है? इनकी क्या गलती है तेरे पिताजी की जाने? हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ, जब से इसके पिताजी गए होश में नहीं है। अरे ये होश में होता तो अपने पिता को घर से बाहर थोड़ी निकालता। बड़ी जबान बंद कर ले तू, बता रहा हूँ। बताओ तुझे अभी, जबान बंद कर ले अपनी। अपने पिताजी को ढूंढना है, फौजदारी करना है। यार मेरे इस पिताजी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। यार मेरे इस बाप ने मेरा ऐसा खून पिया, मैं क्या करूं? जब तक ये घर में था, जब तक इसने घर में हाय तौबा रखी, रोज के कलेश, रोज की लड़ाई, और अब घर से निकल गया जब भी मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। अब यहाँ ढूंढने आया, यहाँ भी नहीं है। क्या पता कहाँ चला गया? अगर ये मेरा बाप रेल गड्डी तड़क कट का कहीं मर गया तो क्या होगा? पुलिस तो मुझे पकड़ के ले जाएगी ना, मेरे पिछवाड़े में लिख दे देगी, ठूस देगी मुझे जेल में, और फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? देख भाई, गलती तेरी है। इस उम्र में घर कोई नहीं छोड़ता। अब अंकल जी नहीं मिल रहे, अब तुझे जेल दिखाई दे रही है, अपने बीवी बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अपने पिताजी की जगह खुद को रखकर कभी देखा है तूने? उनकी तो बीवी भी नहीं है, उनका तू ही तो था आखिरी सहारा। तू भी उनसे लड़ता है तो उनको कितना बुरा लगता होगा। तू उनसे लड़ता होगा ना, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, 4 दिन से तू सो क्यों रहा है अब तक? चलो कुछ भी था, तेरा बाप घर छोड़ के चला गया, पर तेरा कुछ तो फर्ज बनता होगा। तुझे एक बार पता तो करना था वृद्धाश्रम जाके कि तेरा बाप वहाँ पहुंचा है या नहीं, किसी से पता करवा लेना था, वरना। मुझे थोड़ा पता था मेरा बाप जाता जाता मेरे जीवन में ऐसी भसड़ मचा देगा। बज गया फोन, 10 बज लिए। यूं फोन जरूर कोतवाली से आया है, और बाप मारा मिला नहीं, हम पर मुकदमा हो जाएगा। इसने मेरा कैसा खून पिया यार, कैसा खून पिया। इतना घबरा क्यों रहा है? पहले देख तो ले किसका फोन है। कोतवाली से ही होगा, कहाँ से आया? यार शुक्र है ये तो घर से है फोन। हेलो, हाँ मिल गए पिताजी। अरे ला रहा हूँ ना मैं, गले में फूल की माला डाल कर इनके लिए बेसन का हलवा बना लिए, और तू भी कर ले सेवा इनकी। यार तू भाभी जी से ऐसे कैसे बात कर रहा है? यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर क्या करूं मैं? क्या करूं यार, मुझे तब जेल दिखाई दे रही। तू घबरा मत, कहीं चलते हैं, कुछ बैठ के सोचते हैं। चल भाई। यार कैसा खून पिया मेरे इस बाप ने। पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा तू एक बात बता, जिस आदमी का तेरे पास फोन आया था, तुझे पक्का पता है पुलिस वाला ही था? हो सकता है तेरे साथ किसी ने मजाक करा हो। नहीं यार, वो किसी पुलिस वाले का ही फोन था। मैंने बाद में ट्रू कॉलर में भी चेक करा था, उसमें हरबीर दीवान जी लिखा हुआ आ रहा था, और पुलिस वाले की तो भाषा अलग हो। तो ये तो मैं कन्फर्म हूँ किसी पुलिस वाले का ही फोन था, किसी ने मजाक नहीं करी मेरे साथ। अच्छा तू ये बता, किसी से तेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है? क्या पता उसी ने तेरी पुलिस में कुछ शिकायत कर दी हो। अरे कहाँ यार, इस दुकान के चक्कर में दोस्ती निभाने का टाइम तो है नहीं, दुश्मनी कहाँ निभाऊंगा मैं किसी से। तू मान या ना मान,
तेरा कोई जानने वाला है, तेरा कोई रिश्तेदार इसमें शामिल है, वरना उस पुलिस वाले के पास तेरा नंबर कहाँ से आया? यह बात तो तेरी यार सही है, इसीलिए तो मैंने तुझे फोन करा था। मेरा तो यार दिमाग भिन्ना पड़ा, मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या ना करूं, सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी। इसलिए मैं तुझे फोन करा था कि तू ही मेरे काम आ सके, तू मुझे कुछ रास्ता दिखा सके इस घड़ी में। अच्छा तू एक बात बता, तेरे से कोई तेरे पिताजी के बारे में कुछ पूछने आया था? हाँ आया तो था एक आदमी कल, वो पूछ रहा था तेरे पिताजी कहाँ हैं। फिर तूने क्या क्या उसे? क्या कहता मैंने कह दिया अरे तुझे मेरे पिताजी से क्या लेना, जो लेना मेरे से ले, मुझे बता क्या काम है तुझे। यार तू कैसा आदमी है, किसी से ढंग से बात भी कर लेगा, क्या पता उस आदमी ने तुझसे चिढ़ के तेरी कंप्लेंट कर दी हो। हाँ हो भी सकता है उसने मेरी कंप्लेन कर दी हो, पर जो मेरा शक है ना वो मेरे बराबर वाले दुकानदार पे जा रहा है, क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ता है। उसकी दुकान मुझसे कम चलती है, उसके सारे पुराने ग्राहक मेरी दुकान पर आ गए। इसी बात की उसे इतनी चिढ़ है कि मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और मुझे डाउट है उसने मेरे बाप को कहीं छुपा दिया है और उसने मेरी कंप्लेन पुलिस से करा दी है। हाँ लाला भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, पर मुझे लगता है तुम्हारी शिकायत लिखित में नहीं हुई, मौखिक हुई है। अगर तेरी कंप्लेन लिखित में हुई होती ना, तुझे पुलिस अपने पिताजी को ढूंढने का मौका नहीं देती, अब तक उठा कर ले जाती, तुझे जेल में डाल देती। हाँ तू तो मुझे बात गया जेल भिजवा दे, तू मुझे जेल भिजवा का मानने का, और जेल तो मैं जाने वाला है, टाइम देख ले, बस किसी भी टाइम कोतवाल से फोन आता होगा। उन्होंने 10 बजे तक पिताजी से बात करवाने के लिए कहा था, पिताजी अब तक मिले नहीं, अब क्या जवाब देंगे अगर उनका फोन आ गया। यार रुक, एक पुलिस वाला मेरा दोस्त है, इस मामले में मुझसे सलाह लेते। हेलो, हाँ सुमित, यार एक प्रकरण में तेरे से सलाह लेनी थी। देख राहुल, इसमें सारी गलती तेरे दोस्त की है। भले ही वह अपने पिताजी को वापस नहीं लाता, लेकिन कम से कम उसे यह देख लेना चाहिए था घर से निकलकर उसके पिताजी कहाँ गए, वृद्ध आश्रम पहुंचे या नहीं, पहुंचे हैं तो सही सलामत पहुंच गए क्या। अक्सर ऐसे हालातों में व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर कोतवाली से फोन आ रहा है तो उसे कोतवाली जरूर जाना चाहिए, लेकिन यह अपने साथ किसी वकील या जिम्मेदार व्यक्ति को लेकर जाए। थाने अकेला बिल्कुल न जाए, हो सकता है अकेले जाने पर पुलिस इसकी खातिरदारी न कर दे। थाने में जाकर यह अपने पिताजी की गुमशुदगी लिखवा देगा। गुमशुदगी लिखवाना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों से बचा जा सके। ठीक है? ठीक है भाई, ऐसा ही करता हूँ। हाँ भाई, तेरा बड़ा भाई भी तो बरेली में सर्जन है, तू उसे कोतवाली लेके जा। तो तूने बताया इस मामले के बारे में उसे? नहीं यार, इस मामले के बारे में अपने बड़े भाई को मैंने अब तक कुछ नहीं बताया। अरे यार, तू आदमी है घनचक्कर, इतनी बड़ी बात तूने अपने सगे भाई को नहीं बताई? यार मैंने नहीं सोचा, यह बात इतनी बड़ी नहीं है। पिताजी नाराज होकर चले गए हैं, आ जाएंगे वापस, अब मुझे थोड़ा पता भाई पुलिस केस बन जाएगा। दूसरी बात यह है, मैं उन्हें यह बात बताकर फालतू में परेशान भी नहीं करना चाहता था, और शायद वो आते भी ना। पर फिर भी यार तू कह रहा है, मैं उन्हें फोन करके देखता हूँ, क्या पता आ भी जाए। ठीक है, तू एक काम करना, कोतवाली अकेले मत जाना, क्या पता पुलिस तुझे वहीं बैठा ले। कल अपने बड़े भाई या वकील के साथ जाना। बात तो तेरी सही है, अकेला तो मैं कोतवाली जाने का नहीं, मुझे तो पुलिस से वैसे ही बहुत डर लगा है। पर बात तो यह है, मुझे तो एक सेकंड भारी हो रही है, उनका फोन तो आने को ही हो रहा होगा, उसका क्या करना है ये तो बता। अब तू एक काम कर, उस पुलिस वाले को फोन मिला और उससे बोल हम वृद्धाश्रम गए थे पिताजी को ढूंढने, लेकिन वो वहाँ नहीं मिले, हम सुबह कोतवाली आ जाएंगे। उनको फोन करना बहुत जरूरी है, क्या पता रात को पुलिस दबिश दे दे और तुम्हें उठा के ले जाए। अरे यार तू हर बात में मुझे पुलिस से पकड़वा दे, क्या कर दिया मैंने ऐसा, क्या गुनाह कर दिया मैंने? हर बात है पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दबिश दे देगी, ये कर रहा बस यार। और मेरे बन होने की पुलिस वालों से बात, ऐसा है तेरी यारी है इनसे, तू ही बात कर ले भाई एक बार इनसे। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जब तक यही कह रहा है पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अरे यार बात मैं कर लूँ तो फोन तो मिला। हाँ मेरे तो नहीं होने की भाई बात इनसे, तू ही करिए, मुझे तो पुलिस से वैसे ही बहुत डर लगे। क्या नाम था उनका? हरबीर दीवान जी। हाँ यूरा,
लो घंटी जा रही है, बात कर, घंटी जा रही है। हेलो दीवान जी, नमस्कार। मैं विजय का दोस्त राहुल बात कर रहा हूँ। दीवान जी, आपके कहे अनुसार हम वृद्ध आश्रम गए थे इसके पिताजी को ढूंढने के लिए, लेकिन वो मिले नहीं। पूरी कोशिश कर रहे हैं पिताजी मिल जाए। सुबह ये लोग कोतवाली आ जाएंगे। अगर पिताजी नहीं मिलते उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देंगे। देख भाई, ऐसा है, रिपोर्ट लिखाने से ज्यादा उनको ढूंढने में ध्यान दो, ये इनके लिए ठीक रहेगा। ठीक है सर। अब मुझे पक्का यकीन हो गया, यह जो मेरी शिकायत है ना, यह लिखित में ना है, यह मौखिक ही है और किसी जानकार ने यह शिकायत करवाई है। अब मुझे यकीन हो गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा बाप मिलो या ना मिलो, अगर वो कहीं जाकर मर भी गया होगा ना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। अब एक बात बता, रोजाना कितने आदमी घर छोड़कर जा और कितने आदमी मर जा, क्या पुलिस वाले उनके घर वालों को नहीं पकड़ के ले जा? और हाँ, अब मुझे यूं भी यकीन हो रहा है, यो काम जरूर मेरे बराबर वाले लाला ने करवाया। अब तो मैं कंफर्म हो गया। अब तो मुझे यूं भी लग रहा है मेरा बापू किसी आश्रम में नहीं गया, यू जरूर इसी लाला के पास है, इसने कहीं छुपा रखा है इसे। यू लाला है ना, मेरे बापू के आजू बाजू रहता, इसके आगे पीछे घूमना, मेरी चुगली करना, मेरी शिकायत करना, और इसकी चुगली करने से मेरा बापू मेरा उंगली रख रहा था, मेरे साथ लड़क रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी का रोल है इसमें। और अब मैं कोतवाली नहीं जाने का, मैं नहीं जा रहा कोतवाली। यू पक्का इसी लाला और मेरे बापू की मिली जुली चाल है, और मेरा बाप इसी के पास है, इसी के पास है। देखिए, पागल मत बन, बुद्धि से काम ले। चल मैंने मान ली तेरी बात, तेरा बापू उस लाला के पास है। एक बेर को यूं मान के चल, अगर तेरा बापू इस लाला के पास ना हुआ फिर बता क्या होएगा? पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुझे, पुलिस फिर पकड़वा दे मुझे पुलिस से। ऐसा है, मैं एक काम कर रहा, मैं जाकर थाने में बैठ रहा, मैं जाकर कोतवाली में कहूँ मैंने अपना बाप मार दिया और मैं उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया और मुझे तुम बंद कर दो। अरे यार, तू बात गैल पुलिस पर क्यों पकड़वा रहा? मुझे क्या चाह रहा तू मेरा हौसला बढ़ाना आया, घटाना आया, क्या है तू? पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हर वक्त पढ़ रहा मेरी। हाँ यार, बात तो तेरी भी सही है। अगर मेरा बापू उस लाला के पास हुआ, इसका मतलब सही सलामत है। अगर ना हुआ तो पुलिस तो पकड़ के ले ही जाएगी भाई। मैं काम करता हूँ, सुबह कोतवाली जाता हूँ और अपने भाई को फोन करता हूँ, या तो वकील को या फिर भाई के साथ कोतवाली जाऊंगा। चल ठीक है यार, अब मैं चलता हूँ। यार एक काम कर लिए, देख लगा टाइम बच रहा है, अपना इंटरव्यू दिया तो भाई। सारा ही टाइम बच रहा भाई, अब तक पूरा टाइम बच रहा। तेरा भी दिवा दूंगा साथ में इंटरव्यू। चल विजय, क्या रहा, कोतवाली गए थे क्या? नहीं। गुमशुदगी लिखवा दी? नहीं। तो क्या पिताजी मिल गए? नहीं। यार बड़े अजीब आदमी हो तुम्हारे पिताजी मिले भी नहीं है, फिर तुम उनकी गुमशुदगी लिखवाने कोतवाली भी नहीं गए? अरे यार, गुमशुदगी लिख जाती तो तुम आने वाली दिक्कत से बच सकते थे ना। तुम्हारे भाई आई था या नहीं? यार मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने आने से साफ साफ मना कर दिया। बोले पिताजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम दोनों की लड़ाई है, मैं तुम्हारे लफड़े में क्यों पड़ूं, अपने मसले को खुद सुलझाओ। और वैसे मैं रात कोतवाली चला गया था, मैंने उनसे पिताजी की गुमशुदगी लिखवाने की बात की थी, तो उन्होंने पिताजी के पासपोर्ट साइज के 20 फोटो, पोस्ट कार्ड साइज के 12 फोटो, पोस्टर साइज के 8 फोटो लाने को बोला था। उन्होंने पिताजी के इतने फोटो लाने को बोल दिया जैसे उन्हें गुमशुदगी नहीं, फोटो की दुकान खोलनी हो कोतवाली में। अरे एक दो फोटो मंगवाते तो बात समझ में आती थी, दुनिया भर के फोटो मंगा लिए, इसलिए मैं फिर कोतवाली गया ही नहीं। अरे यार, तुमसे हद है, बड़े कमाल के आदमी हो। तुम्हारा 100-200 रुपए का खर्चा हो जाता तो क्या हो जाता, फोटो देकर आने में तुम्हें क्या दिक्कत थी? दरअसल मैंने दीवान जी की बातों से अंदाजा लगा लेता कि जो ये मेरी शिकायत हुई ना, ये मेरी लिखित शिकायत नहीं हुई है, ये मौखिक शिकायत हुई है। क्योंकि अगर मेरी लिखित शिकायत होती तो शायद ये मुझे कोतवाली में फिर बैठा लेते और वो मुझे इतना तामझाम नहीं बताते। इसलिए मैंने जरूरत ही नहीं समझी पिताजी की गुमशुदगी लिखवाने की। और बाद में मैंने ये भी सोचा, अगर मैं पिताजी की गुमशुदगी लिखवा दी और बाद में पुलिस वालों को मिल गए तो वो उन्हें पकड़कर मेरी छाती पे छोड़ देंगे। ऐसा है, जैसा चल रहा है ठीक है, वो जहाँ है खुश है और उनके बिना घर में भी शांति है। अरे जहाँ है वो खुशी होंगे, जब भी तो 4 दिन से नहीं आए, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? यार तू कैसी बात किए जा रहा है? लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे, तूने सोचा है कभी? कमाल की बात कर रहा है यार, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ये भी मैं सोचने लगूं तो लोग क्या सोचेंगे फिर? मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, मैंने आज तक ना तो किसी का बुरा सोचा ना किसी का बुरा किया। अगर लोग मुझे गलत सोचते हैं तो सोचने दो, भाई जो साथ रहता है वही झेलता है, उसी को पता होता है वह कितना दुखी है।
जैसे मेरे बाप को लगा कि वो मेरे साथ रहकर दुखी है तो घर छोड़कर चले गए, और मुझे लग रहा है कि मैं उनके बिना सुखी हूँ, तो इसलिए मैंने उनको ज्यादा ढूंढा नहीं। तो क्या तुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है तेरे पिताजी कहीं चले गए हैं? देख भाई, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था, क्योंकि वे रोजाना हमें घर छोड़कर जाने की धमकी देते थे। उनको जाना ही था, वो चले गए। शायद उनको भी कहीं जाकर सुकून मिल रहा होगा, और हमारे घर में भी सुख है, शांति है। और हाँ, तेरी जानकारी के लिए बता दूं, 2 साल पहले भी मेरे पिताजी ऐसे ही घर छोड़कर चले गए थे। तब हम दोनों भाई उनको सुबह से लेकर शाम तक ढूंढते रहे, पागलों की तरह उनको ढूंढते रहे, और तब वो जाकर हमें धर्मदास वृद्धाश्रम में जाकर मिले। पता है, वहां लोगों के सामने मेरे बाप ने हम दोनों भाई की खूब बेइज्जती की, जलील किया, नीचा दिखाया, हमसे मिन्नतें करवाई, तब जाकर वो घर आए। लेकिन घर आने के बाद हर रोज यही कहते थे, मैं तो यहाँ खाम खा आ गया, मुझे क्यों ले आए, मैं तो वहीं खुश था, मुझे यहाँ लाना ही नहीं था, मैं इस घर में आकर दुखी हो गया, मुझे वहीं छोड़ाओ, मुझे वहीं छोड़ाओ। रोजाना यही धमकी देते रहते थे कि मैं एक दिन चला जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। और जिस दिन वो घर छोड़कर गए थे ना, उस रात भी हमारा खूब झगड़ा हुआ था, और वह बिजली घर के पीछे वाले वृद्धाश्रम में जाने की बात क्या कर गए थे। मैंने उनको जाने से इसलिए भी नहीं रोका, क्योंकि यार मैं भी उनकी रोज की हाय तौबा से दुखी हो चुका था। तू अपने पिताजी से इतना दुखी है तो सोच तेरे पिताजी तुझसे कितने दुखी होंगे। तूने उनकी अब तक खैर खबर कुछ नहीं ली। खबर ली तो थी यार, पिछली बार खूब खबर ली थी। हम दोनों भाइयों ने भूखे प्यासे पागलों की तरह शहर में दिन भर घूमते रहे, और जब धक्के खाकर उन तक पहुंचे, क्या मिला हमें? शर्मिंदगी, बेइज्जती, जलालत। और इस बार भी यही होना था, क्योंकि मेरे बाप को आदत पड़ गई थी लोगों के सामने हमें नीचा दिखाने की, हमें बेइज्जत करने की। और मुझे पक्का यकीन है इस बार भाई इसीलिए नहीं आए, क्योंकि उन्हें मिलता क्या, पूरा दिन पागलों की तरह घूमते फिरते उनको ढूंढते, और आखिर में आके वही बेइज्जती मिलनी थी। अरे यार, तू एक बात सोच के देख, अगर तेरे पिताजी तुझे सबक सिखाने के इरादे से आत्महत्या कर लें और यह लिख के चले जाएं कि मैं अपने बेटे के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ, तो सोच तेरा क्या होगा। तुझे जेल हो जाएगी, जेल, तू बर्बाद हो जाएगा। यार तू हर बात में मुझे जेल की धमकी दिखाकर मेरी फाड़ता रहा कर बस। यार तेरी ना फटे इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दे। कल दीवान जी ने मुझे एक पर्चे पर सारी चीज लिख कर दी थी, गुमशुदगी लिखाने के लिए क्या क्या लेकर आना है, पर मैंने कोतवाली से बाहर आते ही वह पर्चा फाड़ कर फेंक दिया था, क्योंकि मैं गुमशुदगी लिखवाने की जरूरत समझ नहीं रहा था। यार बड़े अजीब आदमी हो तुम पे एक कागज संभाल के नहीं रखा गया क्या? उसमें बोझ लग रहा था जो वो भी तुमने फाड़ के फेंक दिया। अब क्या करूँ तो यार, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, पिताजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दे। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। यार विजय ने भी बताया था 2 साल पहले उसके पिताजी धर्मदास वृद्धाश्रम चले गए थे। मैं वहीं चेक करके आता हूँ, क्या पता वहीं हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अरे आप? हाँ, आप तो वही हो ना, करमदास आश्रम में थे? हाँ मैं वही हूँ, और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जिसे तुम ढूंढ रहे थे ना, वो इसी आश्रम में है। आओ बैठो। वो आश्रम हमारे बड़े सेठ जी का है, और ये हमारे छोटे का। मैं 7 दिन वहाँ काम करता हूँ, और 7 दिन मेरी यहाँ ड्यूटी रहती है। हाँ, जगवीर जी हमारे आश्रम में ही है, और यहाँ बहुत खुश भी हैं। उनकी यहाँ पर खूब सेवा हो रही है। वैसे आप कौन हो? आप उनके बेटे हो या कोई रिश्तेदार हो? मैं उनके छोटे बेटे विजय का दोस्त हूँ। मुझे अंकल जी के बारे में खबर लगी थी, तो मैं इसलिए यहाँ चला है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं, अगर आप उनके बेटे या कोई रिश्तेदार होते तो मैं उनसे मिलवा देता, पर मैं अब नहीं मिलवा सकता। आप देखिए, अगर आपसे मिलने के बाद उन्हें कुछ हो जाता है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? और जगवीर जी ने हमें साफ मना किया है कि उनसे किसी को न मिलने दिया जाए। हाँ, अगर तुम अपने दोस्त को यहाँ ले आओ तो तुम्हारी मुलाकात हो सकती है, और अपने दोस्त से बोल देना कि तुम्हारे पिताजी उसी आश्रम में जहाँ से वे 2 साल पहले उन्हें लेके गए थे, और अब आप जा सकते हो। कैसा जमाना आ गया, बेटे बाप को पीटने लगे। क्या कहा? बेटे बाप को पीटने लगे? हाँ, सही सुना तुमने। तुम्हारे प्यारे दोस्त ने अपने पिताजी पर हाथ उठाया है और उनके साथ मारपीट की है। अब भला कोई इतने अच्छे भले घर को छोड़कर यहाँ पर क्यों आएगा? अच्छा, ये बात है। हेलो, कहाँ है तू? ठीक है, वहीं आ रहा हूँ। हे भगवान,
तेरी माया तू ही जाने। अरे राहुल, आओ अंदर आओ। भाई मैं अंदर नहीं आऊंगा, जिस घर में बाप का सम्मान ना हो उसमें मैं अंदर नहीं आऊंगा, बाहर बैठ के बात करेंगे। ठीक है, अब तो तू भी 2 बात बनाएगा ना मुझे। भाई तू तो बहुत घटिया गिरा हुआ कमीना इंसान है, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे अपने बाप पे हाथ उठाते हुए? शुक्र आश्रम में अंकल जी ने मुझे नहीं देखा, वरना वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जैसा वो ऐसा ही उसका दोस्त। कह भाई कह, तुझे जितना कहना कह, जितनी सुनानी सुना ली। तू ये बता तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने पिताजी पर हाथ कैसे उठाया और ये बात मुझसे छुपाई भी? कोई भी बाप पिटने के बाद घर में कैसे रह सकता है? उसका भी कोई आत्मसम्मान है। अब तो तेरी सारी बात सही है, लेकिन अपनी बात कहने से पहले मेरी बात भी सुन। साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 400 बार मेरा और मेरे बाप का झगड़ा हो जाता था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन हमारी चिक चिक ना होती हो, झगड़ा ना होता हो, घर में कलेश ना होता हो। मैं अपने बाप की हरकत से परेशान हो गया था। यार तेरी सारी बात सही है, पर तुझे पिताजी पे हाथ नहीं उठाना था। तुझे क्या लग रहा है सारी गलती मेरी ही है? मेरा बाप कोई बहुत बढ़िया आदमी था। अब तो तुझे सारी गलती मेरी दिखाई देगी ना। लेकिन मेरा बाप ना तो उसे चैन से रहना आता था, ना दूसरों को चैन से रहने देता था। रोजाना घर में छोटी मोटी बात पर रोकना टोकना, उठने से लेकर बैठने तक, खाने से लेकर पीने तक, नहाने से लेकर धोने तक, ऐसी कोई बात नहीं थी जहां वो अपनी टांग नहीं अड़ाते थे। हर काम में अपनी टांग घुसेड़ना, हर काम में झगड़ा करना, हर बात में टोकना, ये उनका काम था। यार घर में बड़े बुजुर्ग आदमी का काम ही क्या होता है? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, रोकना टोकना और उन्हें सुधारना। ऐसा है, मुझे मत सिखा बड़े आदमी का क्या काम होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ घर के बड़े आदमी का काम क्या होता है। घर के बड़े आदमी का काम होता है काम को संवारना, सुधारना, न कि जबरदस्ती रोक टोक करना, अपनी टांग अड़ाना और टांग अड़ाकर उल्टे सीधे कमेंट करके काम को बिगाड़ना। बड़े आदमी का काम घर को संभालना होता है, न कि उसे बिगाड़ना। यार उन्हें कितना भी अच्छा खाना बना कर दो, हर बार खाने में कमी निकालना, उसमें नुक्स निकालना। बुढ़ापे में आकर तमाम बीमारी उनको हो गई थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे खाने बंद कर रखे थे, लेकिन जो डॉक्टर ने खाना बंद कर रखा था, जिस चीज का फरेज था, उसी की मांग करना, उसे भरपेट खाना। और उनका एक काम ये था, अगर घर के अंदर रह रहे हैं तो बिल्कुल बाबूजी बनकर रहेंगे, नए नए कपड़े, कभी सफारी सूट, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अगर उन्हें कहीं बाहर जाना हुआ, किसी रिश्तेदारी में जाना हुआ, किसी फंक्शन में जाना हुआ, तो घर के जो सबसे मैले कुचैले कपड़े हैं, जो उनके सबसे पुराने कपड़े हैं, जो उनके फटे पुराने कपड़े हैं, उन्हें पहनकर चलते थे। उनकी इस हरकत से हमें कई बार लज्जित होना पड़ा। कई बार हमें रिश्तेदारों ने कहा, अरे यार तुम्हारे बाप के पास यही कपड़े हैं। अब क्या करे ऐसा आदमी का? इस आदमी का काम सिर्फ हमें दूसरों के सामने नीचा दिखाना था। और दूसरी बात, इन्हें अगर कहीं ले जाना हो, जहां इन्हें जाना चाहिए वहां जाते नहीं थे, और जहां इन्हें रोकते थे हम कि वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जानबूझकर जाते थे, वहां जानबूझकर जाते थे। मेरे इस बाप ने मेरे ससुराल में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की छोड़ी। हर टाइम उनके सामने मेरी बुराई 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 बुराई। अगर कोई रिश्तेदार भी आया, उसके सामने मेरी बुराई। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते थे जहां मेरी बुराई नहीं करते थे। अरे दुकान पर कोई ग्राहक आया तो उसके सामने मेरी बुराई, जो मेरा पड़ोसी दुकानदार है उसके सामने मेरी बुराई। मेरे बाप ने लोगों की नजरों मुझे ऐसा कर दिया कि जैसे इस धरती का सबसे बुरा आदमी मैं ही हूं। मेरे बाप का काम था दुनिया की नजरों में अपने आप को बेचारा साबित करना और हमें बुरा साबित करना। ऐसा कोई मौका वो कभी चूकते नहीं थे। कुछ टाइम पहले मेरे बाप का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन को कराने के लिए मेरा बड़े भाई इन्हें अपने साथ ले गए थे अपने अस्पताल में। लेकिन उन्होंने वहां क्या किया? मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की। पूरे स्टाफ के सामने उन्हें बेइज्जत किया। उनके सामने कहा, ये जो तुम्हारा डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर बना घूमता फिरता है, यह बहुत नालायक है, बहुत बेकार इंसान है, यहाँ इतने पैसे कमाता है और मुझे कुछ नहीं देता। अरे ऐसी औलाद होने से अच्छा तो औलाद ही ना हो। कि इस औलाद को मैंने इसलिए काबिल बनाया था, इसलिए डॉक्टर बनाया था, ताकि पढ़ लिख के अपनी झोली भरता रहे और बाप को कुछ ना दे। लेकिन ये तो हमें पता है ना मेरे बड़े भाई डॉक्टर कैसे बने। मेरे भाई को डॉक्टर बनाने में मेरे बाप का इतना सा भी रोल नहीं है। मेरे बड़े भाई ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपनी स्कॉलरशिप से अपनी डॉक्टरी की फीस भरी है। वो तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनका फ्री सीट पर नंबर आ गया, तब वो कहीं जाकर डॉक्टर बने। और आज मेरा बाप कहता है कि मैंने इनको ऐसे काबिल किया है, ऐसे बड़ा डॉक्टर बना दिया।
अगर भाई पिताजी के भरोसे रहते ना तो डॉक्टर तो क्या कंपाउंडर तक नहीं बन पाते, उनकी फीस तक नहीं जमा कर पाते। उनका क्या काम था? जिन लोगों से हमारी लड़ाई थी, हमारा झगड़ा था, जिनसे हमारी बातचीत बंद थी, अक्सर उन्हीं लोगों से बात क्या करते थे? अरे हमें नीचा दिखाने के लिए, हमारी बुराई उनसे करने के लिए। और तो और जो मेरे पड़ोसी दुकानदार जिससे मेरा रोज का झगड़ा है, जो मुझसे इतना जलता है, अक्सर उसी के पास बैठा करते थे। यह तो सोच और विचार का फर्क हो सकता है। जरूरी नहीं है जिससे तेरे विचार मिले उससे तेरे पिताजी के विचार भी मिले, या जिससे तेरे पिताजी के विचार मिले उससे तेरे भी मिलने चाहिए। ठीक है, मान लिया, तेरी बात सही है। पर एक बात बता, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, हमारी बोलचाल बंद है, मेरे पिताजी का उनसे बोलना कहां तक सही है? क्या ये बात घर की शांति के लिए सही है? यार अब तू ही बता, मेरे पिताजी की ये बात कहां तक सही थी? अगर मेरे पिताजी ऐसी हरकत करेंगे तो हमारे बीच तो लड़ाई होनी है, टकराव तो होना ही है। अब तुम्हें भी लग रहा होगा, तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा होगा, हम अपने पिताजी के साथ जाति करते हैं, उन्हें उनका जीवन उनके हिसाब से नहीं जीने दे रहे हैं। अब तो तुझे भी और लोगों को ये लग रहा होगा कि माँ की मौत के बाद इनसे अपना बाप नहीं रखा जा रहा, इनसे एक आदमी घर में नहीं रखा जा रहा, इनसे एक आदमी की अपने बाप की रोटी भारी होगी। पर हमें इसकी रोटी भारी नहीं हुई, इसने हमारा जीना भारी कर दिया। मेरा बाप कोई कसर का आदमी नहीं था। लेकिन यार तुम्हारे पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, काम किया है, बुढ़ापे में अब तुम ही तो सहारा हो उनका। काम, सारी जिंदगी काम। मेरे बाप के बारे में मैं जानता हूँ कि वो कितना बड़ा कामचोर था। पूरी जिंदगी उस आदमी ने कोई काम नहीं किया। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी, कभी मेरे मामा, कभी मेरे रिश्तेदार, उनके सामने हाथ फैला लिया करता था। मेरे बाप ने तो मेरे दोस्त तक नहीं छोड़े, मेरे दोस्त के परिवार तक नहीं छोड़े, उनसे उधार मांग लाता था। अरे घर में सब कुछ होते हुए भी दूसरे के सामने हाथ फैलाता था। एक बात उन्हें कहां तक शोभा देती है? अरे उन्होंने तो 20-20 रुपए तक उधार मांगे, 20-20 रुपए उधार मांगकर हमें शर्मिंदा किया है। पर कमाल की बात तो ये थी कि वो पैसा उधार मांग लाते थे और हमें घर आकर बताते भी नहीं थे कि मैं पैसा किससे उधार लाया हूँ। फिर बाद में वो हमारे घर आते थे, हमसे पैसा मांगते थे कि तेरा बाप हमसे 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए उधार लाया है। कितनी शर्मिंदगी होती होगी। आखिर उन्हें कमी क्या थी? अगर उन्हें पैसे मांगने थे, हमसे मांग सकते थे। ये कर्म थे मेरे बाप के। ठीक है यार, मैं समझ रहा हूँ तेरे बाप में कई सारी कमी थी, पर कुछ भी हो, पर तुझे अपने बाप पे हाथ नहीं उठाना था। देख, अगर तू हाथ उठाने की बात कर रहा है, कोई औलाद नहीं चाहती वो अपने बाप पर हाथ उठाए। औलाद क्या, कोई बाप भी नहीं चाहता कि वो अपने औलाद पर हाथ उठाए। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, ये काम हो जाता। मैं अपने बाप के कर्मों को पिछले 30 सालों से देखता आ रहा हूं। उनकी हरकतों ने मेरे अंदर इतना गुस्सा, नफरत ऐसी कूट कूट कर भर दी थी जो मेरे अंदर लावा बनकर जमा हो रही थी। और एक न एक दिन ये लावा ज्वालामुखी बनकर फूटना ही था। अपने बाप की हरकतों को जब से होश संभाला है देखता आ रहा हूं कि ये अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, इनको अब अकल आएगी, 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 आएगी। लेकिन इनको कभी अकल आने वाली नहीं है। पता है तुम्हें, मेरी माँ की मौत भी इन्हीं की वजह से हुई है, इनकी नागौरी की वजह से हुई है, इनकी लापरवाही की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। इन्हें तो बस अपने खाने पीने, अपने घूमने फिरने, अपने शौक पूरे करने की आदत थी। इन्होंने मेरी माँ का कभी ध्यान नहीं दिया। वो इतनी बीमार थी, कभी उन्हें दवाई लाकर नहीं दी। हमेशा उन्हें मारना, दुत्कारना, फटकारना, यही उनका काम था। पता है, एक बार होली का वक्त था और मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी। मम्मी ने पापा से कहा, मुझे घर जाना, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। अरे तुम मुझे नहीं दिखा सकते, मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मेरे भाई मेरा इलाज करा देंगे। लेकिन मेरे बाप ने अपनी इसी होची हरकत के कारण, अपने इसी खाने पीने की आदत के कारण मेरी माँ से कहा, पहले मेरे लिए कचौड़ी बना कर जा, पहले मेरे लिए गुजिया बना कर जा, जब तू अपने घर जाएगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, सच में मेरे बस की काम करना नहीं है, मैं नहीं कर सकती। इतनी बात सुनकर मेरे बाप ने मेरी माँ को इतना मारा कि वो बिस्तर पकड़ लिया उसने। उस दिन पहली बार मेरा हाथ मेरे बाप पर उठा था। जब वो मेरी माँ को मार रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। मैंने डंडा उठाकर पहली बार उनको मारा था। हाँ, वो पहला दिन था जब मैंने अपने बाप को मारा था। 4 दिन पहले वो पहला दिन नहीं था जब मैंने अपने बाप को मारा था। मेरे बाप ने मेरी माँ को इतना मारा था, इतनी बेदर्दी से मारा था कि उस मार के 2 दिन बाद मेरी माँ खत्म हो गई।
और कुछ लोगों ने, तुम्हारी तरह कुछ लोगों ने उस दिन भी मुझे गलत ठहराया था कि यार तुझे बाप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन वो लोग ये भूल गए वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसे सिर्फ अपने खाने पीने की है, उसे अपने जीवन साथी की कोई फिक्र नहीं, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों का बंधन बंधा है, उसकी बीमारी की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपने खाने पीने की फिक्र थी उस आदमी को। एक राक्षस को मारकर मैंने क्या गलती की थी? वो तो फिर भी मैं उनकी सब बातों को भुलाकर, उनकी हर गलतियों को नजरअंदाज करके मैं अपना वो हर फर्ज निभा रहा था जो एक बेटे का फर्ज होता है। लेकिन मेरे बाप का मुझे दुखी करने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। हर जगह बेइज्जती करना, हमें परेशान करना, रोकना टोकना। तुम्हें एक बात बताऊं, बीमारी के कारण मेरे पिताजी की लैट्रिन बाथरूम कपड़ों में निकल जाया करते थे और वो उन कपड़ों को अलग रखने के बजाय हमारे कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया करते थे और हमें बताते भी नहीं थे, जिस कारण हमारे दूसरे कपड़े भी खराब हो जाते थे। हमें उनके इस काम से घिन आती थी। और एक बार इसी हरकत के कारण मेरी बीवी की 10,000 की साड़ी इन्होंने खराब की, जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ। और फिर हमने अपने बाप को समझाया, अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है तो आप हमें बता दिया करो, वे कपड़े अलग रख दिया करो। लेकिन मेरे बाप फिर भी नहीं माने। ऐसा 10-12 बार उन्होंने किया। अरे यार, मैं तो उनका बेटा हूं, मैं ये चीजें समझ सकता हूं, लेकिन एक बहू कहां तक समझेगी, कहां तक झेलेगी, कहां तक बर्दाश्त करेगी? आए दिन मेरी बीवी के साथ लड़ना, उनसे झगड़ना, बहस करना, वो कहां तक बर्दाश्त करेगी? यार, जैसे जैसे उनका बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी ऐसी गंदी हरकतें रोजाना बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं फिर भी उन्हें बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। मैं वो हर फर्ज निभा रहा था जो एक बेटे का होता है। मेरे भाई, हर बार दोष औलाद का नहीं होता है। कहीं ना कहीं अपनी इस दुर्दशा के जिम्मेदार बड़े बूढ़े भी होते हैं। जो सहता है वही जानता है। और मैं यह भी जानता हूँ, सारा समाज मुझे ही गलत बताएगा, मुझे ही गलत ठहराएगा। जिस तरह एक बहू जब घर छोड़कर जाती है ना, सारा समाज, सब लोग यही कहते हैं, इन लोगों से एक बहू को रखना नहीं आया, ये बहू रखना नहीं जानते। लेकिन सच्चाई तो वही लोग जानते हैं कि उनसे बहू रखनी नहीं है या बहू को रहना नहीं आया। खैर, जो भी तुम लोगों के बीच हुआ तो मुझसे बेहतर जानता है। लेकिन तू एक बात बता, अगर तुझे तेरे पिताजी ने प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो तू क्या करेगा? अगर तेरी दुकान भी छीन गई तो तू कहाँ जाएगा? देख भाई, मर जाऊंगा लेकिन मैं अपने पिताजी को घर वापस नहीं लाऊंगा। रही प्रॉपर्टी की बात, क्या हुआ? अगर उन्होंने मुझसे प्रॉपर्टी, घर, दुकान छीन ली तो क्या मैं अपने बीवी बच्चे का पेट नहीं पाल सकता? मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बीवी बच्चे के लिए कमाकर उनका पेट पाल सकता हूँ। अगर मेरा बाप आश्रम में रहकर खुश है तो मैं यहाँ खुश हूँ। पर हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से वापस घर आते हैं तो मैं खुशी खुशी रख लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं उन्हें आश्रम लेने नहीं जाऊंगा। ऐसा है, अगर मैं अब अपने पिताजी को लेने आश्रम जाऊंगा ना, तो ये सब लोग मिलकर, यही लाला लोग मिलकर मुझे जलील करेंगे, मुझे 2 नाम रखेंगे। और वो ऐसा चाहते थे। मेरे बाप ने उन्हें ऐसा करने का मौका दिया, मुझे नीचा दिखाने का उन्हें एक और मौका दे दिया। इसलिए मैं उन्हें लेने कभी नहीं जाऊंगा। और मुझे यह भी पता चल गया है मेरी शिकायत किसने की है। मेरी शिकायत उसी लाला ने की है, क्योंकि वो लाला धर्मदास वृद्धाश्रम कमेटी का सदस्य है। और 2 साल पहले भी मेरे बाप को उसी ने उस आश्रम में भर्ती कराया था। और अब की बार भी वही उसे वहां लेकर गया। मेरे दोस्त, मुझे यह भी यकीन है मेरे पिताजी वहां ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे और वो वापस चलकर घर आ जाएंगे। और मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर मेरे पिताजी अपनी मर्जी से घर आते हैं ना, मैं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और जो एक बेटे का फर्ज है मैं वो निभाऊंगा। अगर वो वापस नहीं आए तो? अगर वह वापस नहीं आए तो इसका मतलब वो वहां खुश है और मैं यहाँ खुश हूँ। आखिर विजय के पिताजी वर्ध आश्रम क्यों चले गए? विजय के पिताजी वर्ध आश्रम में रहने को मजबूर क्यों है? क्या विजय को अपने पिताजी से लगाव नहीं है, या विजय के पिताजी को अपने परिवार से कोई मोह नहीं है? सब कुछ छिन जाने के बाद भी विजय अपने पिताजी को वर्ध आश्रम से लाने को तैयार क्यों नहीं होता है? दोनों बाप बेटे आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठा पाए? आखिर गलती किसकी है?